drug discovery and drug development, or we can say a new drug discovery and its development. तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर। बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर में अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। और फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस में सबसे पहली यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे वो है ड्रग के डिस्कवरी और ड्रग का डेवलपमेंट। जो भी आपकी नई ड्रग है उसकी डिस्कवरी करना, उसका डेवलपमेंट करना। जैसे सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी ये नई ड्रग है जो आपने डिस्कवर करी, दिस इज ड्रग, ये आपने डिस्कवर करी है। तो आपको क्या करना है, इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च करना है। सर ड्रग को मार्केट में लॉन्च तो कर दो पर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि ड्रग का डेवलपमेंट बहुत महंगा पड़ता है ना। ड्रग का डेवलपमेंट, ड्रग की प्रोसेसिंग। तो यहां पर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो ड्रग है वो मार्केट तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा यहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल ऐसे ट्रायल होते हैं जो कि एनिमल पे किए जाते हैं। किस पे किए जाते हैं? एनिमल पे किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ड्रग है, इस ड्रग का क्या एक्शन है। ये ड्रग हम सीधा मार्केट में तो नहीं बेच सकते क्योंकि क्या पता ये ड्रग जो है लीथल हो, क्या पता इसकी टॉक्सिसिटी हो, साइड इफेक्ट हो, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आए इससे, क्या पता ये ड्रग इंटरेक्शन करती हो, ड्रग हर्ब इंटरेक्शन करती हो, क्या पता ये किस तरह का साइड इफेक्ट दे। जैसे कि आपकी कई सालों पहले ट्रेजेडी भी हो चुकी है ना, थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। तो ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो, क्या पता ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस कर ले, बच्चे को खराब कर दे, क्या पता ये ड्रग बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या क्या अफेक्ट करे, कैसे कैसे अफेक्ट करे, तो हमें नहीं पता। तो हम ड्रग को सीधा मार्केट में नहीं भेज सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ड्रग को लेना पड़ेगा और एनिमल पे ट्रायल करना पड़ेगा। और जब हम उस ड्रग को एनिमल पे ट्रायल करते हैं तो उसे कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ेंगे। ऐसे ट्रायल्स जहां पर हम हमारी ड्रग एनिमल पे यूज करते हैं। तो सपोज ये हमारी ड्रग थी, इसको हमने एनिमल पे यूज किया। यहां पर ये एनिमल बना देता हूं मैं, अजीब सा एनिमल है ना, इग्नोर करना थोड़ा सा। इस ड्रग को हमने, ये जो हमारी ड्रग है इसको हमने एनिमल को दिया। किसको दिया बेटा? एनिमल को दिया। अब हमें क्या देखना है कि ये ड्रग इस एनिमल के अंदर क्या क्या चेंजेस लाती है। क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या यहाँ पर टॉक्सिसिटी आती है, क्या क्या यहाँ पर साइड इफेक्ट आते हैं, क्या क्या यहाँ पर किसी ऑर्गन में खराबी आती है, क्या सारी चीजें चेक करनी है कि क्या इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये ड्रग काम कर रही है, ये ड्रग कितने टाइम में काम कर रही है, इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं, टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं, लीथल इफेक्ट तो नहीं। सारी चीजें चेक करनी है हमें एनिमल पे ट्रायल करके। ठीक है, जब हमने इस ड्रग को एनिमल पे ट्रायल किया तो हमें सारे डेटा मिल गए। हमें पता लग गया कि ये जो ड्रग है जब हम इसको एनिमल पे ट्राई करेंगे तो हमें सारा डाटा मिल जाएगा। जैसे कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट कितने हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कितने हैं, ऑर्गन टॉक्सिसिटी तो नहीं है, लीथल इफेक्ट तो नहीं है, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं है। सब कुछ चीजें पता लग जाएगी। पोटेंसी कितनी है, बायोअवेबिलिटी कितनी है, बायोइक्विवेलेंस कितना है, सब कुछ पता लग जाएगा, सारी स्टडी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां से सारी चीजें पता लग गई कि सेफ डोज कितना है, लीथल डोज कितना होता है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन कितना है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना है, सारी चीजें पता लग गई। तो ये सारी चीजें हमें जब पता लगी तो हमने सरकार को बताया कि देखो भाई साहब, हमारी ड्रग एनिमल पे तो बहुत सेफ है, आप देख लो। सर ऐसे ले जाके बताओगे? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगा जिसका नाम है INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब मैं इसको फिल करूंगा और इसमें मैं सारी चीजें लिखूंगा कि मैंने करा था प्री क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल से मुझे ये सारे रिजल्ट मिले। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको मैं सबमिट कर दूंगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को और वी कैन से गवर्नमेंट को। किसको सबमिट कर दूंगा? INDA एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया तो गवर्नमेंट देखेगी, हाँ यार प्री क्लिनिकल ट्रायल तो सही हुए हैं, एनिमल पे सारी स्टडी अच्छी है, अच्छी ड्रग है, चलो जाओ तुम क्लिनिकल ट्रायल भी करो। अब तुम
इस ड्रग को जब तुम्हारा ये अप्रूवल हो जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म जब तुम्हारा अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट और वी कैन से रेगुलेटरी बॉडी और वी कैन से एफडीए, कौन अप्रूव करता है? एफडीए अप्रूव करता है। तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्रूव कर दिया एफडीए ने, तो उसके बाद अब आप क्लिनिकल ट्रायल भी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे? क्लिनिकल ट्रायल। ये आपकी ड्रग है, ठीक है। इस ड्रग को आप अब ह्यूमंस पे दोगे, और इसको आप क्या बोलोगे? क्लिनिकल ट्रायल। सीटी मतलब क्लिनिकल ट्रायल। तो हम क्या देखेंगे? हमें पहले से पता है, हमें प्री क्लिनिकल ट्रायल के डेटा से पता है कि क्या सेफ डोज होता है, क्या लीथल डोज होता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर दवाई दी। किसको दवाई दी? ह्यूमंस को दवाई दी। ह्यूमंस पे ट्रायल हमने स्टार्ट कर दिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या टॉक्सिसिटी आ रही है, क्या यहाँ पर साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे, कुछ लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही, कुछ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी, ऊ टॉक्सिसिटी, किसी भी तरह की कोई भी टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, म्यूटाजेनेसिटी तो नहीं आ रही। क्या ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है? क्या ये ड्रग बच्चों के लिए सेफ है? क्या ये ड्रग बूढ़ों के लिए सेफ है? क्या ये ड्रग जवान के लिए सेफ है? सब कुछ चेक कर लेंगे। क्या इस ड्रग का सी मैक्स है? क्या इस ड्रग का टी मैक्स है? क्या इस ड्रग का एरिया अंडर द कर्व है? क्या इस ड्रग का आपका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है? क्या इस ड्रग का टॉलरेबल डोज है? क्या इस ड्रग का लीथल डोज है? क्या इस ड्रग का मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है? जो जो बोल रहा हूं ना सब लिखना है। तो हमें सब चीजें चेक करनी है। और ये सारे ट्रायल्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल। जब हम इंसानों पे ट्रायल करते हैं तो ये क्लिनिकल ट्रायल कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस क्लिनिकल ट्रायल मतलब इंसानों पे ट्रायल, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ है। क्लिनिकल ट्रायल को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहां पर बहुत सारे फेज है, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इतने सारे फेज होने के बाद हमारी ड्रग मार्केट में जाएगी। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। पहले तो हमने क्या करा, ड्रग हमारे पास थी, उसका हमने कर दिया प्री क्लिनिकल ट्रायल, जानवरों पे ट्रायल करके देख लिया। जब हमें पता लगा कि हमारे तो सारे डेटा अच्छे हैं, तो उस डेटा को हमने सरकार को सबमिट कर दिया कि देखो भाई साहब हमारे सारे डेटा अच्छे हैं, अब आप अप्रूव कर दो। तो अप्रूव कौन करेगा? एफडीए अप्रूव करेगा। जैसे ही एफडीए ने अप्रूव करा तो एफडीए किसके लिए अप्रूव करेगा? क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, कि तुम्हारे सारे डेटा एनिमल पे अच्छे हैं तो तुम एक काम करो, इंसानों पे भी ट्रायल करके देख लो। तो फिर क्लिनिकल ट्रायल तुम करोगे, फिर सारा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, है ना। अब क्लिनिकल ट्रायल भी कई फेजेस में होती है, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, बताऊंगा आगे डिटेल में। फेज 0 से लेके फेज 4 तक क्लिनिकल ट्रायल होती है। फिर उसके बाद आपकी ड्रग जो है मार्केट में आती है, और मार्केट में आने के बाद भी उस पे फार्मा को विजिलेंस रखते हैं, मतलब कि उस ड्रग पे नजर रखते हैं कि ये ड्रग कोई लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा। जैसे आपका थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी, तो थैलेडोमाइड जो है पहले सेडेटिव की तरह काम आती थी, बाद में प्रेग्नेंट वुमेन को जब वो दी गई तो बच्चा जो है फोकोमेलिया हो गया था, मतलब कि लिम्स वगैरह ऐसे डेवलप नहीं हो रहे थे, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर ड्रग मार्केट में आ भी जाती है ना, तो भी क्या करते हैं हम उसके ऊपर फार्मा को विजिलेंस, उस ड्रग के ऊपर हमें एक नजर रखते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। बहुत मगजमारी है, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करो, फिर क्लिनिकल ट्रायल करो। क्लिनिकल ट्रायल में भी फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अरे अभी कहाँ मगजमारी है? मगजमारी तो अब है। देखो, इतनी मेहनत करने के बाद जब आप फाइनली आपका ड्रग मार्केट में लॉन्च कर देते हो, तो आपको लेना होता है पेटेंट। क्या लेना होता है? पेटेंट लेना होता है। वो ड्रग अपने नाम करानी होती है कि भाई मैंने डिस्कवर करी, मैंने डेवलप करी, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाई। सालों लगते हैं, क्योंकि ड्रग की डिस्कवरी और ड्रग के डेवलपमेंट में 10-15 साल लग जाते हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, तो जब हमारी ड्रग मार्केट में आ गई, ये हमारी ड्रग है, ये कहाँ आ गई? मार्केट में आ गई। तो जब हमारी ड्रग मार्केट में आ गई तो उसका हमें लेना पड़ता है पेटेंट, अपने नाम करवानी पड़ती है कि ये ड्रग मेरे नाम है, मैंने बनवाई है इसको, ठीक है, मैंने डेवलप करी है। और जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, सपोज कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद आपका फॉर्मूला दूसरी कंपनियां यूज करती है। दूसरी कंपनियां
यूज करती है आपकी दवाई का फॉर्मूला और बना देती है दवाइयां। पर ये कब होता है? जब आपका पेटेंट एक्सपायर होता है। तो ध्यान से सुनना, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद ही दूसरी कंपनी जो है आपके फॉर्मूले को यूज करके दवाइयां बना सकती है। और ये दवाइयां बहुत सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि आपका सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया, उन्हें कोई भी प्री क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेम ड्रग लिया और अपनी दवाइयां बना ली। तो इस तरह की ड्रग को जो पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद दूसरी कंपनियां बनाती है, वो सस्ती क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोई भी प्री क्लिनिकल ट्रायल का खर्चा नहीं आता। तो इस तरह की दवाइयों को कहते हैं जेनरिक ड्रग्स। सुना है ना, जेनरिक ड्रग सस्ती होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल का कोई भी खतरा नहीं होता, कोई भी पैसा नहीं लगता, कुछ भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते, बार बार पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये बहुत सस्ती होती है क्योंकि सीधा फॉर्मूला यूज किया और दवाई बना ली। ठीक है सर, प्री क्लिनिकल कर देंगे, क्लिनिकल कर देंगे, क्लिनिकल में फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कर देंगे। उसके बाद ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर देंगे, अपने नाम करा लेंगे। आने वाले टाइम पे जब वो ड्रग जो है मार्केट में रहेगी पर उसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला होगा या उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया होगा, उसके बाद पेटेंट एक्सपायर होने के बाद कोई भी कंपनी उस फॉर्मूले को, हमारे फॉर्मूले को यूज कर सकती है। बिल्कुल लीगल है। यूज करने के बाद वो अपनी ड्रग्स बना सकती है और वो ड्रग होती है जेनरिक ड्रग। और वो ड्रग सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उन ड्रग पे किसी भी तरह का क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल कोई भी ट्रायल नहीं हुआ होता है और उसका पैसा सारा बचा हुआ होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल करा था, मतलब जब हमने एनिमल पे ट्रायल करा था, उसके बाद सारा डाटा हमने सबमिट किया था किसको? सरकार को, रेगुलेटरी बॉडी को, और वी कैन से एफडीए को, है ना। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था हमने फिल किया था INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जो भी हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल का जितना भी डेटा था वो सारा हमने इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दिया। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने सबमिट कर दिया एफडीए को। फिर एफडीए ने क्या करा? देखा और इसको अप्रूव करा। अप्रूव करने के बाद एफडीए ने हमें बोला कि आप क्लिनिकल ट्रायल करो। फिर हमने क्लिनिकल ट्रायल करा। क्लिनिकल ट्रायल में हमने क्या करा? फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तरह तरह के फेज में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद अगर आपका सारा डेटा अच्छा आता है, अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल एकदम बिंदास है, मस्त है, तो उसके बाद आपको सारी चीजें लिखनी होती है क्लिनिकल ट्रायल की, कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल एक नंबर है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा आया, सारे इफेक्ट अच्छे आए, टॉक्सिसिटी कम आई, सारी चीजें आप लिखो। और इस वाले रिकॉर्ड को, क्लिनिकल ट्रायल के रिकॉर्ड को और जो प्री क्लिनिकल ट्रायल था उसके रिकॉर्ड को, दोनों के रिकॉर्ड को एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करोगे जिसका नाम है NDA, न्यू ड्रग अप्रूवल। नाम से पता लग रहा, अब प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, दोनों सक्सेस है, दोनों बिंदास है, दोनों मस्त है। तो उसके बाद क्या करना है? ड्रग को अप्रूवल कराना है। तो फॉर्म क्या भरोगे? न्यू ड्रग अप्रूवल फॉर्म, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। आपको आपकी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करना है तो NDA फॉर्म को भरोगे और आपकी ड्रग जो है फाइनली मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और इसको भी FDA ही अप्रूव करेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? चलो बैक टू द टॉपिक। तो आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी बताओ, तो सबसे पहले आपको बताना है ड्रग की डिस्कवरी, डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल, FDA रिव्यू। FDA चेक करता है ना आपका, FDA जो है रेगुलेटरी बॉडी जो है चेक करता है, रिव्यू करता है। अगर एप्लीकेशन सही है, सारी चीजें सही है तो यस, नहीं है तो नो, रिजेक्ट। फिर सेफ्टी मॉनिटरिंग, फार्माकोविजिलेंस वाला सीन। उसके बाद है आपका ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। यहां पर भी आपको क्या लिखना है? ड्रग डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, मार्केट अप्रूवल। फिर देखो आपको यहाँ पे दे रखा है अलग से प्री क्लिनिकल, मतलब जानवरों पे जो ट्राई करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल। फिर आपका नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी बिल्कुल अलग है, इसको मैं आपको समझाता हूं एक बार। नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी बिल्कुल अलग है। देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखना होता है। नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी जो है ना तो पेशेंट से रिलेट करती है ना किसी चीज से रिलेट करती है, पर फिर भी जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए पेशेंट को बुखार आ गया, फीवर आ गया, ये जाएगा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब इसको दवाई दे देंगे, इसका फीवर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का नॉन क्लिनिकल स्टडी का या फिर आप बोल सकते हैं नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि ये गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, ये ठीक हो गया,
यहाँ पे कोई भी नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं है। सर जब यहाँ पर नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या जरूरत है? नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी का एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पेशेंट गया तो पेशेंट अपना क्या बनवाएगा? प्रिस्क्रिप्शन, है ना? तो पेशेंट अपना नाम बताएगा, एज बताएगा, मोबाइल नंबर बताएगा, अपना जेंडर बताएगा, सब कुछ बताएगा। उसके बाद इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है, ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन तैयार होगा, फिर ये डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो ये जो सारी फॉर्मेलिटी है वो होते हैं नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज, जहां पर पेशेंट का रिकॉर्ड रखो, सारे स्टाफ को अच्छा रखो, मतलब कि हॉस्पिटल से रिलेटेड अंदर की बातें हैं सारी। पेशेंट के सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए, पेशेंट का सारा सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए, है ना, सारे इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, वो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो गया नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज। फिर आता है आपका क्लिनिकल स्टडीज। क्लिनिकल स्टडीज में आता है इंसानों पे दवा को लगाना और देखना कि दवा कितनी असरदार है, दवा से कहीं टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा, साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, लीथल इफेक्ट तो नहीं आ रहा, क्या इस दवाई का सी मैक्स है, टी मैक्स है, एयूसी है, एमईसी है, एमएससी है, क्या दवाई का क्या क्या है, ठीक है। तो वो सब चेक करना होता है। और फिर इसमें भी फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये क्लिनिकल स्टडीज आपको वापस दे रखी है शायद यूनिट 4 में इसी सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद है आपका इनोवेटर एंड जेनरिक्स। अब इनोवेटर और जेनरिक्स को ध्यान से समझो। देखो इनोवेटर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरी कंपनी ने इतनी मेहनत से नए ड्रग को डिस्कवर करा, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल करे, क्लिनिकल ट्रायल करे, उस ड्रग को मार्केट में सेंड करा, उस ड्रग के ऊपर मतलब इतना खर्चा लगाया, इतना टाइम लगाया, तो वो ड्रग किसके नाम पे होनी चाहिए? मेरे नाम पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बनाई है पहली बार, मैंने उस पर प्री क्लिनिकल करे, क्लिनिकल करे। तो जो बनाता है ना पहली बार, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि यार ये ड्रग ये काम कर सकती है, इसको अगर इतने अमाउंट में दो, अगर इसमें इस तरह का मॉडिफिकेशन करो, तो मेरे आइडिया हैं सारे, तो उसे कहते हैं इनोवेटर, जिसने पहली बार करा, जिसका पहला आइडिया था, जिसकी वजह से ड्रग मार्केट में आई। अब जब ड्रग मार्केट में आई, पेटेंट जब एक्सपायर हुआ, तो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद उसका क्या बन सकता है? जेनरिक ड्रग बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी कंपनी तैयार बैठी है, दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले को लेगी, उससे अपनी दवाई बना देगी और मार्केट में लॉन्च कर देगी। और वो दवाई सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरह की प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज करने की झंझट नहीं रहती, ठीक है। फिर जेनरिक दवाइयों को अच्छे से समझेंगे हम। उसके बाद कि जेनरिक दवाई जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मार्केट में कैसे लाएंगे उसको, ठीक है, वो सारी चीजें समझेंगे। ये पूरी यूनिट है आपकी, देख लो अच्छे से। तो चालू करें कहानियां। वैसे तो आधी से ज्यादा कहानी सुना दी, पर और सुनाने में मजा आएगा। चलो 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 चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी करते हैं, चलो चलो। देखो ध्यान से सुनना, ड्रग डिस्कवरी जो है हाईली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल प्रोसेस है। हाईली रेगुलेटेड का मतलब है कि यहां पर सरकार बहुत ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हर कोई ड्रग डिस्कवरी करके, डेवलपमेंट करके ड्रग को मार्केट में ले आया, तो सीधा इंसानों पे बात आ जाएगी, इंसान मरने शुरू हो जाएंगे, बीमार होने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं कब किसकी बीमारी हो जाए, कब किसको मौत आ जाए, कब किसको साइड इफेक्ट हो जाए। तो ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग का डेवलपमेंट एक तरह का हाईली रेगुलेटेड और कंट्रोल प्रोसेस है। सरकार जो है इसको बहुत ध्यान से देती है। क्यों? क्योंकि सीधा पब्लिक हेल्थ पे बात आती है, और जहां पब्लिक हेल्थ पे बात आएगी सरकार वहां पे बहुत ध्यान देगी, क्योंकि यही वोट बैंक है हमारे, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्रग डिस्कवरी होती है, ये जो ड्रग का डेवलपमेंट होता है, ये एंटायर प्रोसेस जो होती है, ये बहुत ज्यादा रेगुलेट और वैलिडेट होनी चाहिए। और इसको चेक कौन करता है? आपकी रेगुलेटरी बॉडी चेक करती है, जैसे कि आपकी एफडीए और वी कैन से सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जो होते हैं यही चेक करते हैं, यही रेगुलेटरी बॉडी होती है। इफ यू वांट लॉन्च ड्रग इनटू मार्केट, अगर आपको ड्रग को मार्केट में लॉन्च करना है तो आपको करनी पड़ेगी ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग का डेवलपमेंट। ये दोनों नेसेसरी स्टेप है, पर ये जितने नेसेसरी हैं उतने ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, क्योंकि ड्रग की डिस्कवरी, ड्रग का डेवलपमेंट 10 से 12 साल ले लेता है। और उसके बाद भी ये श्योरिटी नहीं रहती कि आपने जो ड्रग डिस्कवर करी है, आपने जो ड्रग डेवलप करी है, वो मार्केट में जाएगी ही सही। कोई श्योरिटी थोड़ी है ना। आपने बहुत मेहनत करी पर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं यार भाई एक्शन अच्छे नहीं है, रिजेक्ट। क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल है ना, उसमें जो फेज 2 या 3, उसमें सिर्फ 33% ड्रग ही पास आउट होती है। 100% में से सिर्फ 33% ड्रग को ही पास करते हैं। उसके बाद भी उस पे ऊपर फार्माको विजिलेंस करते हैं। तो बहुत मतलब लंबी और माथा बच्ची वाली कहानी है। अब देखो पैसा कितना लगता है, 800 मिलियन यूरोस
800 मिलियन यूरोज लगते, ठीक है, जिसमें 60% तो डेवलपमेंट फेज में जाता है। अगर इस 800 मिलियन का यूरोज का देखूं तो इसका जो 60% है वो ड्रग के डेवलपमेंट फेज में लगता है। इतने पैसे हों तब जाके ड्रग की डिस्कवरी और ड्रग का डेवलपमेंट पॉसिबल है। सर डिस्कवरी और डेवलपमेंट, ड्रग सेल हो जाए वही बड़ी बात है ना। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, मतलब हमें इतना तो पता लग गया कि जब 100 में से 33% ही एक्सेप्ट हो रही है और फिर इतना पैसा लग रहा है, इतना समय लग रहा है, तो ड्रग डेवलपमेंट जो है, ड्रग की डिस्कवरी जो है, एक इजी प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे और उसके बाद आप ये भी श्योर नहीं हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी है, अभी इस पे प्री क्लिनिकल हो रहे हैं, इसके हम क्लिनिकल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तहकीकात जारी है, तो अभी इसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। तो अभी भी हम ये श्योर नहीं है इतनी मेहनत के बाद, इतने एफर्ट के बाद, इतने टाइम के बाद, इतने पैसे के बाद, कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में मार्केट में लॉन्च होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है नॉन क्लिनिकल मतलब प्री क्लिनिकल में फेल हो जाए, हो सकता है क्लिनिकल में फेल हो जाए। क्लियर है? उसके बाद देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। अब ड्रग के डिस्कवरी में 6 स्टेप आती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना वन बाय वन। सबसे पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अगर मुझे कोई भी बीमारी है तो मैं दवाई लूंगा, है ना, जैसे मुझे सर में दर्द है तो मैं पेन किलर ले लूंगा, इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ले लूंगा, फीवर है तो एंटीपायरेटिक ले लूंगा, जो है उसके अकॉर्डिंग दवाई लूंगा। अब मुझे पता लगना चाहिए कि रूट कोज क्या है, कोई भी बीमारी है तो उसकी जड़ क्या है, ये बीमारी हो क्यों रही है। तो सबसे पहले है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर हम ये देखते हैं कि कोई भी बीमारी हो रही है, जैसे इस बंदे को बीमारी है, तो अगर इस बंदे को बीमारी हो रही है तो इसका रूट कोज क्या है, डिजीज का रूट कोज क्या है, क्या वो किसी जीन में डिफेक्ट होने की वजह से, किसी प्रोटीन में डिफेक्ट होने की वजह से हो रही है, रूट कोज क्या है। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू प्रोटीन और जीन, इनमें चेंजेस आने की वजह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन और जीन को डायग्नोस करना पड़ेगा ताकि हम रूट कोज पता लगा सकते हैं, एक मेन जड़ पता लगा सकते हैं कि इसकी वजह से बीमारी हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए होता है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या होता है, दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व इन डिजीज प्रोसेस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। कैसे करेंगे, आप कर सकते हो मास स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से और वी कैन से एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक की मदद से हम यहाँ पर हमारे रूट कोज का पता लगाते हैं, ऐसे प्रोटीन का पता लगाते हैं जिसकी वजह से बीमारी हुई है, जिसके चेंज आने की वजह से बीमारी हुई है, जिसमें मॉडिफिकेशन, अल्टरनेस और म्यूटाजेनिसिटी की वजह से बीमारी हुई है। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन इट इज द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, रूट कोज का पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि कौन सा प्रोटीन, कौन सा जीन खराब है। हम किससे पता लगा सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से और एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक से। और ये जो है फर्स्ट स्टेप होती है ड्रग डिस्कवरी की, क्रूशियल स्टेप होती है ड्रग डिस्कवरी की, क्योंकि हमें यहाँ पर पता लगाना है तो क्रूशियल है। साथ ही साथ बिकॉज हियर वी सिलेक्ट विच ड्रग इज बेस्ट फॉर एक्शन। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हमें रूट कोज पता लग गया तो यार अब इसके लिए कौन सी बेस्ट ड्रग रहेगी वो हमें यहाँ पर पता लगता है, इसलिए ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होती है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला, देयर आर टोटल 6 स्टेप इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ड्रग के डिस्कवरी में, ड्रग के डेवलपमेंट में टोटल कितनी स्टेप आती है, 6 स्टेप आती है। उसमें सबसे 4 कौन सी होती है, पहली टारगेट को आइडेंटिफाई करना, फिर टारगेट को वैलिडेट करना, अब टारगेट को वैलिडेट करना, फिर उसके बाद लीड का आइडेंटिफिकेशन, लीड का ऑप्टिमाइजेशन। 4, ये चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1। दिस इज द स्टेज 1। तो टोटल 6 स्टेप होती है और अगर 6 स्टेप में स्टेज 1 की बात करूं तो ऊपर की 4 और स्टेज 2 नीचे की 2। ठीक है, स्टेज 2 में क्या आता है, एनिमल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कि ह्यूमन ट्रायल। तो स्टेज 2 में क्या आता है, एक तो एनिमल ट्रायल आता है और ह्यूमन ट्रायल और वी कैन से क्लिनिकल ट्रायल आता है। क्लियर है? और स्टेज 1 में क्या आते हैं, 4 ट्रायल आते हैं और वी कैन से 4 चीजें हमें करनी होती है, 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, वो हमने देख लिया। सेकंड है आपका टारगेट वैलिडेशन, मतलब कि जो हमने टारगेट चुना है, जो हमने टारगेट निकाला है कि हाँ ये हमारा टारगेट है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये हमारा टारगेट हो सकता है, तो उस टारगेट को वैलिडेट करो, कंफर्म कर लो कि भाई यही वो टारगेट है ना, है ना। टारगेट का वैलिडेशन करना, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने नेक्स्ट में कि वैलिडेट शॉर्ट लिस्टेड टारगेट, जो भी हमारे शॉर्ट लिस्टेड है टारगेट्स, उनको वैलिडेट कर लो कि ये हमारे टारगेट है ना।
पक्का यही है ना। एंड ऑल्सो चेक ड्रगेबिलिटी। ड्रगेबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो ड्रग है वो जब साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, जब वो ड्रग रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो क्या वो ड्रग फेवरेबल एक्शन दे रहा है। जैसे मान लो किसी का सर दर्द है, हमने दवाई दी, वो दवाई रिसेप्टर से जुड़ी और सर दर्द कम हो गया, तो ये ड्रगेबिलिटी है, मतलब कि हाँ फेवरेबल एक्शन है, फेवरेबल आउटकम है। तो ड्रगेबिलिटी का सीधा सा मतलब है हमारी टारगेट साइट, कि हमारी जो टारगेट साइट है वहां पर जब ड्रग जाके बाइंड होगा तो टारगेट साइट में कुछ ऐसे चेंज आने चाहिए जो हमारे फेवर में हो, पेशेंट के फेवर में हो। तो टारगेट वैलिडेशन में हम क्या चीज चेक करते हैं, दो चीज चेक करते हैं, कि हमारा जो टारगेट है उसको वैलिडेट करना, दूसरा ड्रगेबिलिटी चेक करना। क्लियर है। और हमें यह भी देखना है कि हमारा जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ अच्छे से बाइंड हो। देखो ये जो ड्रग है अगर ये रिसेप्टर के साथ जाके अच्छे से बाइंड होगा, ये रिसेप्टर इससे जाके अच्छे से बाइंड होगा, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, फाइनली जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। यही सारी चीजें पढ़ी है फार्माकोलॉजी में। ठीक है। अब ये जो टारगेट वैलिडेशन होता है ये 2 से 6 महीने लेता है। तो सबसे पहला क्या है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या है टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन में कितना टाइम लगता है, 2 से 6 महीने, जहां पर हम टारगेट को वैलिडेट करते हैं और ड्रगेबिलिटी को चेक करते हैं। उसके बाद है टारगेट वैलिडेशन इंश्योर दैट एंगेजमेंट ऑफ द टारगेट हैज पोटेंशियल थेरेप्यूटिक बेनिफिट। वही वाली बात है कि टारगेट वैलिडेशन से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा ये वही टारगेट है जहां पर हमारी ड्रग जुड़ेगी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका लीड आइडेंटिफिकेशन। अब लीड क्या होता है ध्यान से सुनना, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं ड्रग ड्रग ड्रग, ड्रग को आप बोल सकते हो लीड कंपाउंड। क्या बोल सकते हो, लीड कंपाउंड। तो ड्रग या फिर बोल लो लीड कंपाउंड, तो एक ही बात है। अब लीड कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, जो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, जो कोई ना कोई एक्शन दे। ऑब्वियसली ड्रग कोई ना कोई एक्शन देगी, तो ड्रग या फिर आप बोल लीजिए लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एक्शन देते हैं। जैसे यहां पर लिखा है लीड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिव। ड्रग वाली बात हो गई। एंड दे बाइंड विद रिसेप्टर। ड्रग किससे जुड़ेगी, रिसेप्टर से जुड़ेगी, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे और इसकी वजह से आपका थेरेपेटिक एक्शन आएगा और वी कैन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। तो ड्रग बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए लीड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिसेप्टर से जुड़ते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, साथ ही साथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है, थेरेपेटिक एक्शन आता है। इसे बोलते हैं लीड आइडेंटिफिकेशन। तो लीड आइडेंटिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं कि हाँ ये लीड बढ़िया है, ये अच्छे से जुड़ेगा, लीड का आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो, आपको पता है जैसे मान लीजिए ये ड्रग है ना, ये ड्रग है आपकी, ये OH है यहाँ पर, ये CH3 है, ये आपकी ड्रग है ना। अब इस ड्रग में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, हमने पढ़ा है लिपोफिलिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना, हाइड्रोफिलिसिटी जनरेट कर सकते हैं। OH लगा दूंगा, CH3 लगा दूंगा, इसकी कार्बन की चेन बढ़ा दूंगा। जैसे सपोज अगर ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, अब मैं इसमें अगर OH लगा दूंगा तो इसकी लिपोफिलिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी चेंज हो जाएगी। CH3 लगा दूंगा, कार्बन की कोई चेन लगा दूंगा, ब्रांचिंग कर दूंगा, तो इनकी हाइड्रोफिलिसिटी लिपोफिलिसिटी अफेक्ट होती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीड कंपाउंड में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उस मॉडिफिकेशन से हम अपने मन चाहे चेंजेस ला सकते हैं हमारे कंपाउंड में। ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले टारगेट का आइडेंटिफाई कर लिया, टारगेट को वैलिडेट कर लिया, लीड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब लीड को ऑप्टिमाइजेशन। लीड का ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो ड्रग आपने डिसाइड करी है कि ये ड्रग एक्शन देगी, उस ड्रग में आप चाहो जैसे चेंज कर सकते हो। उसमें लिपोफिलिसिटी जनरेट करना, हाइड्रोफिलिसिटी जनरेट करना, उसकी पोटेंसी चेंज करना, उसका एक्शन चेंज करना, वो आपके हाथ में है। वो आप अपने फंक्शनल ग्रुप लगाते जाओगे और उसके एक्शन चेंज होते जाएंगे। तो आप किस तरह से आपके लीड कंपाउंड को ऑप्टिमाइज करोगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे साइड इफेक्ट कम हो और हमारे लीथल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा हो, ऑनसेट ऑफ एक्शन अच्छा हो, पोटेंसी अच्छी हो, बायोअवेबिलिटी अच्छी हो, ये सारी चीजें अच्छी करेंगे और जो गंदी है उसको कम करेंगे। इस तरह से हम हमारे लीड को मॉडिफाई करेंगे। सोल्युबिलिटी चेंज कर देंगे, pH चेंज कर देंगे, pKa चेंज कर देंगे, आयनाइजेशन चेंज कर देंगे, पार्टीशन कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे, स्टेबिलिटी चेंज कर देंगे। हम हमारे हिसाब से उस लीड में ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसका एक्शन बना रहे और उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए। देखो यहां पर यही लिखा है,
पोटेंसी बढ़ानी है, टारगेट स्पेसिफिक कर देंगे कि हमारा ड्रग जो है वो टारगेट पे जुड़े, इस तरह से हम ड्रग में चेंज करेंगे कि हमारा ये जो ड्रग है वो सीधा टारगेट पे जाके जुड़े, है ना। और टॉक्सिसिटी कम कर देंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को बेटर कर देंगे, सॉलिबिलिटी को बेटर कर देंगे, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, मेटाबॉलिज्म अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हाफ लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये सारा हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका लिगेंड है। अब देखो बहुत सारे नाम है, ध्यान से सुनते जाना। लिगेंड बोल लो, ड्रग बोल लो, एपीआई बोल लो, लीड कंपाउंड बोल लो, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड बोल लो, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड बोल लो, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट आता है स्टेज 2, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये 4 स्टेज में है। देखो ध्यान से देख के आते हैं वापस। ये तो 4 फेज है, जिसको क्या बोले स्टेज 1, है ना। अब ये जो 2 फेज है इसको क्या बोलेंगे स्टेज 2। टोटल 6 स्टेप होती है ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट में, ऊपर की 4 स्टेज 1, नीचे की 2 स्टेज 2। अब स्टेज 2 मैंने आपको पढ़ा दिया, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल को डिटेल स्टडी करेंगे, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। बाकी एनिमल ट्रायल को मैंने आपको बता दिया है। एनिमल ट्रायल का मतलब क्या होता है, वंस यू हैव द लीड, अब आपके पास ड्रग आ चुका है तो ड्रग का आप क्या करोगे, ड्रग को चेक करोगे लिविंग सिस्टम पे, मतलब कि सबसे पहले आप जानवरों पे अपनी ड्रग अप्लाई करोगे। ये देखो इस तरह से आप ड्रग को अप्लाई करोगे और उसके बाद चेक करोगे कि क्या एक्शन आ रहा है, क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कोई ऑर्गन टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। जितनी भी चीजें आपके मन में हैं, जितनी भी चीजें आपको चेक करनी है वो आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन क्या है, लीथल इफेक्ट कितने कंसंट्रेशन पे आ रहा है, लीथल डोज क्या है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, सब चीजें आप चेक कर सकते हो। आपको जो मन है, क्या सेफ डोज है, क्या हायर डोज दे सकते हैं, क्या मैक्सिमम डोज है, क्या इसका टॉक्सिक डोज है, सब कुछ पता कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ एनिमल ट्रायल वी हैव टू स्टडी सर्टेन फैक्टर। अगर हमें हमारे एनिमल ट्रायल को सक्सेसफुल बनाना है, जो भी हम एनिमल ट्रायल कर रहे हैं, जो भी हम प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, हमारी दवाई को हम जानवरों पे ट्राई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें कुछ फैक्टर्स की स्टडी बहुत अच्छे से करनी होती है। जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, हमें ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है, जैसे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ ड्रग की फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उस ड्रग का इस एनिमल पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही, कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी होती है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ड्रग की, साथ ही साथ टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम हमारी ड्रग की, ये हमारा ड्रग हम इंजेक्ट कर रहे हैं इस एनिमल पे, तो जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तब हमें एक तो ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी भी चेक करनी है कि क्या इस ड्रग की वजह से इस एनिमल के किसी ऑर्गन पे टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही, या फिर कोई टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी चेक करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करते हैं, फार्माकोडायनेमिक चेक करते हैं ड्रग की, फार्माकोकाइनेटिक चेक करते हैं ड्रग का, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी सारी चेक की जाती है। ये सारी चीजें चेक करना बहुत ही जरूरी है प्री क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि अभी हम इंसानों को देने वाले हैं। इंसानों को देने से पहले हमें पूरी चीज पता होनी चाहिए। और ये ट्रायल्स जो है किस पे होते हैं, कैट पे, माइस पे, फ्रॉग पे, पिग पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रायल की। ह्यूमन ट्रायल का मतलब हो गया आपका क्लिनिकल ट्रायल। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हेल्दी वॉलेंटियर्स को लेंगे, इंसानों को लेंगे, और उनके ऊपर हम ड्रग को इंजेक्ट करके देखेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो प्री क्लिनिकल के बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल, और ये सेम क्लिनिकल ट्रायल आपको यूनिट 4 में भी दे रखा है, या यूनिट 3 या 4 में होगा आई थिंक। तो वहां पर ये सेम क्लिप ऐड करने वाला हूं मैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं बता रहा हूं क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। आपको जैसा कि पता है क्लिनिकल ट्रायल कई फेजों में होती है, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, क्लियर है। उसके बाद आपको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल का नंबर कब आता है, जब प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली डन हो, फिर उस प्री क्लिनिकल ट्रायल का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को सबमिट हो, फिर एफडीए उसे अप्रूव करे, उसके बाद एफडीए अप्रूवल देती है क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स का नंबर आता है। क्लिनिकल ट्रायल, या फिर आप बोल लीजिए ह्यूमन पर हमारी दवाइयों को ट्रायल करना। Human trial also known as clinical trial. Here we conduct long term toxicity study. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसानों पे जब हमारी दवाई हम लगाते हैं, हमारा ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम हम लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं कि इस दवाई से कोई लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। पीपल ऑफ ऑल एजेस, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी पे हम क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। पीपल ऑफ ऑल एज कैन टेक पार्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन।
क्लिनिकल ट्रायल आर डन ओनली आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल। पहले होते हैं प्री क्लिनिकल, फिर होते हैं क्लिनिकल। तो देखो सारी सिंपल लाइन है। सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल ट्रायल, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। फिर सारे लोग, चाहे वो किसी भी एज के हों, बच्चे भी क्यों ना हो, सब पे हम क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल आर डन आफ्टर प्री क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल के बाद ही हम क्लिनिकल करते हैं। इट प्रोवाइड एविडेंस अबाउट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। जब हमारी ड्रग को किसी इंसान पे इंजेक्ट करेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो ड्रग हमारी कितनी सेफ है। हमें ये पता लगेगा कि ये जो ड्रग है ये हमारी कितनी सेफ है, एफिकेशियस है, पोटेंसी कितनी है, सब कुछ चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, पोटेंसी कितनी है, लीथल इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट कितने हैं, एडवर्स इफेक्ट कितने हैं, सारी चीजें चेक कर लेंगे हम ड्रग से रिलेटेड। Clinical trial are research studies that explore whether a medical treatment or device is safe, effective for human or not। मतलब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फाइनली अब हम इंसानों पे ट्राई कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि इस ड्रग से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, लीथल इफेक्ट, सारी चीजें चेक करनी है, पोटेंसी, बायोअवेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, सब कुछ देखना है, A to Z देखना है, C मैक्स, T मैक्स, एरिया अंडर कर्व, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ओवरडोज, नॉर्मल डोज, लीथल डोज, और आप कह सकते हैं सीलिंग इफेक्ट, सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद हम इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने के लिए सोचेंगे। अब देखो क्लिनिकल ट्रायल जो है तरह तरह के फेज में होता है। सबसे पहले है फेज 0। फेज 0 को हम कहते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडी। जो मैं बता रहा हूँ, जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। अब देखो फेज 0 होता है, सबसे पहले फेज 0 को हम कहते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडी कंडक्टेड ऑन हेल्दी वॉलेंटियर। हम क्या करेंगे, हेल्दी वॉलेंटियर लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे लोग ले लिए, एकदम हेल्दी हैं, इनमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल में जो सबसे पहला फेज होता है उसको कहते हैं फेज 0। फेज 0 को एक और नाम से जाना जाता है माइक्रो डोजिंग स्टडी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हमारी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं हेल्दी वॉलेंटियर पे, ये जो बिल्कुल बिना कोई बीमारी के हैं, इन पे इंजेक्ट करते हैं। और ये स्मॉल नंबर में हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग लेके आते हैं, स्मॉल नंबर में लाते हैं, हेल्दी वॉलेंटियर लाते हैं। हमारी ड्रग को हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ड्रग का एक्सक्रीशन, ड्रग का एलिमिनेशन हम पहले ही चेक कर लेते हैं। कहाँ पे चेक करते हैं, फेज 0 में चेक करते हैं। क्योंकि फेज 1 में जाना है तो फेज 1 जो होता है ना बहुत ही कॉस्टली फेज होता है। कैसा होता है, बहुत ही कॉस्टली फेज होता है। तो उससे पहले हमने एक फेज चालू कर दिया, उसे कहते हैं फेज 0, जहां पर हम ड्रग को पहले ही देख लेंगे कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है। अगर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी खराब है ना तो हम फेज 1 में जाएंगे ही नहीं, क्यों पैसा बर्बाद करना। तो फेज 0 में हम क्या चेक करते हैं कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन क्या है, ये पहले ही चेक कर लेंगे ताकि अगर खराब हो तो रिजेक्ट कर दें और अगर सही है तो आगे जाए ना। तो यहाँ पे लिखा भी है टू अवॉइड कॉस्टली फेज 1 स्टडी फॉर कैंडिडेट ड्रग विद अनस्टेबल फार्माकोकाइनेटिक। ऐसा कोई ड्रग आ गया जिसका फार्माकोकाइनेटिक अनस्टेबल है तो फिर क्यों फेज 1 में जाना, फेज 1 में तो बहुत पैसा लगता है। तो ये होता है फेज 0, जहां पर हम पहले ही चेक कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोडोजिंग स्टडी। फिर आता है फेज 1। फेज 1 का एक और नाम होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज। ध्यान से सुन लो, फेज 1 इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज। यहां पर हम हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं। यहां पर भी कैसे लेते हैं, हेल्दी वॉलेंटियर ही लेते हैं, स्वच्छ, मतलब जिसको कोई बीमारी नहीं हो, हेल्दी हो एकदम। 20 से 100 लोग लेते हैं। कितने लोग लेते हैं यहाँ पर, 20 से 100 हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं और उनमें ड्रग इंजेक्ट करते हैं। और ड्रग इंजेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि इस ड्रग का मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितना है। साथ ही साथ इस ड्रग की सेफ्टी को चेक किया जाता है। तो जो फेज 1 होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं, 20 से 100 हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं और ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। और इस फेज में, फेज 1 में हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसका मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितना है, हम उस ड्रग को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, उसका टॉलरेबल डोज कितना है वो चेक करेंगे। साथ ही साथ इसकी सेफ्टी चेक करेंगे, ड्रग की सेफ्टी को। आगे चलते हैं, दिस इज परफॉर्म टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। वही मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया सारी बात, ठीक है। फिर आता है फेज 2। अब फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 ऑल्सो नोन एज थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी। देखो नाम याद रखना, फेज 0 को क्या कहते हैं, माइक्रोडोजिंग स्टडी, फेज 1 को ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज, और फेज 2 को क्या कहेंगे, थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी। तो थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी फेज 2 कंडक्टेड ऑन पेशेंट ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन 100 to 150, 100 से 150 लोग,
कैसे लेने हैं? होमोजीनियस लेने हैं, मतलब कि एक जैसे। आप देखो यहाँ पर ये ग्रीन डॉट है ना, ऐसा समझो ये एक इंसान है, तो आप देख सकते हैं एक जैसे हैं सारे। कैसे हैं? सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि फेज 2 जो होता है उसका एक और नाम है थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी। क्या नाम है? थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी। तो फेज 2 ऑल्सो नोन एज थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। कौन से पेशेंट में? होमोजीनियस पॉपुलेशंस में इंजेक्ट करते हैं। और कितने लोग लेने हैं? 100 से 150, 100 से 150 एक जैसे लोग लेने हैं और उसमें ड्रग को इंजेक्ट करना है। दिस इज परफॉर्म टू नो द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग। ड्रग की कितनी थेरेपेटिक एफिकेसी है उसका पता करने के लिए, डोज रेंजिंग का पता करने के लिए, सीलिंग इफेक्ट का पता करने के लिए। सीलिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ड्रग दिया, असर आया, ड्रग दिया, असर आया, बढ़ाकर ड्रग दिया, बढ़ाकर असर आया। पर अगर एक लिमिट होती है, जैसे मान लो 500 mg में असर आ रहा है, अब अगर आप 1000 दोगे तो भी उतना ही असर आएगा। एक सीलिंग इफेक्ट आ गया कि भाई तुम चाहे डोज बढ़ा लो, असर तो इतना ही होगा। ये है सीलिंग इफेक्ट। और ये जो फेज 2 है इसमें सिर्फ और सिर्फ 33% ड्रग ही पास होती है, बाकी सारी ड्रग रिजेक्ट हो जाती है। सोचो इतना आगे आने के बाद सारी ड्रग रिजेक्ट हो गई। तो जो फेज आपका 2 है, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी है, यहां पर 33% ड्रग ही पास हो पाती है। क्लियर है? फिर आता आपका फेज 3। फेज 3 को बोलते हैं थेरेपेटिक कंफर्मेटरी। फेज 2 क्या था? फेज 2 था थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी। अब आता है फेज 3। फेज 3 को क्या बोलेंगे? थेरेपेटिक कंफर्मेटरी, कंडक्टेड ऑन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। यहां पर हमने ऊपर क्या लिया था? ऊपर लिया था होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे लोग, एक जैसे लोग लिए थे। और नीचे क्या ले रहे हैं? नीचे ले रहे हैं कंडक्टेड ऑन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन अप टू 5000 पेशेंट। 5000 पेशेंट लेंगे, पेशेंट। यहाँ पे कोई हेल्दी वॉलंटियर नहीं है, बीमार लोग ले रहे हैं और उस पर दवाई डाल के देख रहे हैं कि क्या हमारी दवाई इन बीमारों को सही कर रही है या नहीं। तो कितने लोग ले रहे हैं? 5000 लोग ले रहे हैं और सारे अलग अलग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है इसमें सब अलग अलग है, कुछ अलग डॉट है, कुछ अलग डॉट है, सारे कलर अलग है। मतलब कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और 5000 लोग ले रहे हैं और सारे लोग बीमार हैं। कंडक्टेड ऑन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन अप टू 5000 पेशेंट फ्रॉम सेवरल सेंटर। अब फेज 3 में क्या चेक किया जाता है? फेज 3 ऑल्सो नोन एज थेरेपेटिक कंफर्मेटरी। तो यहां पर हम चेक करते हैं ड्रग का इंटरेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपका ड्रग तो सेफ है पर उस ड्रग ने किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर लिया और हार्मफुल इफेक्ट आ गए तो ड्रग का इंटरेक्शन भी चेक होता है। उसके बाद है सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारी चीजें ड्रग की जो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, दिस फेज 3 इज परफॉर्म टू कंफर्म द थेरेपेटिक एफिकेसी। देखो यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है, कंफर्मेशन टू कंफर्म द थेरेपेटिक एफिकेसी। जैसे मान लीजिए ड्रग जो मार्केट में है, कोई मार्केट में ड्रग है ना, उस ड्रग का बहुत अच्छा एक्शन आ रहा है और हमने भी वही ड्रग बनाई उसी की तरह कि हाँ ये भी इसी की तरह एक्शन देती है। जैसे मान लो कोई एंटी कैंसर ड्रग है ना, एंटी कैंसर ड्रग, हमने भी कोई ड्रग बनाई, वो भी क्या है? एंटी कैंसर। तो हम कंपेयर करेंगे कि मार्केट की ड्रग से हमारी ड्रग बराबर एक्शन देने वाली हो। कैसी हो? बराबर एक्शन देने वाली हो, ऐसा नहीं कम ज्यादा, बराबर टक्कर में हो एकदम। तो वही यहाँ पे चेक करना होता है। देखो मीन्स compare our drug with existing marketed drug in order to check safety and efficacy and potency and वगैरह वगैरह, बायोअवेबिलिटी वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है फेज 4। फेज 4 को कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। अब एक बात ध्यान रखना, आपने क्या देखा? फेज 0 देखा, फेज 1 देखा, फेज 2 देखा, फेज 3 देखा। अब फेज 3 के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ड्रग जो है FDA के पास चली जाती है कि भैया आप अप्रूव करो तो अब मैं मार्केट में जाऊं। फेज 3 के बाद क्या होता है? ड्रग गई FDA के पास कि भैया आप अप्रूव करो तो मैं मार्केट में जाऊं। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म बताया था मैंने? शुरू में तो बताया था INDA, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, बाद में NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, है ना। तो ये FDA के पास जाता है कि भैया आप चाहो, आप सारे रिकॉर्ड देखो, मेरे सारे रिकॉर्ड अच्छे हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सब कुछ बढ़िया है, आप बोलो तो मैं मार्केट में जाऊं। तो अगर कंफर्मेशन मिल गई तो गया मार्केट में, और अगर ड्रग मार्केट में गया तो उसके बाद है फेज 4। आफ्टर फेज 3 ड्रग इज अप्रूव्ड बाय FDA एंड लॉन्च इनटू द मार्केट। वही मैंने बोला, फेज 3 के बाद क्या हुआ? ड्रग को अप्रूव कर दिया, लॉन्च कर दिया मार्केट में। फिर आता है फेज 4। नाम से पता लग रहा है फेज 4 का मतलब होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ड्रग मार्केट में गई, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होगा। आप दिस इज कंडक्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। यहां पर हम क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पे हमारी ड्रग को ट्रायल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर को हमने बोल दिया कि भैया ये दवाइयां हैं, ये लिखो, तो डॉक्टर शुरू, वो दवाई डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू।
तो वो दवाई जो है शुरू में लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पे हम देते हैं, है ना। पर्पस ऑफ दिस फेज, ये जो फेज 4 है इसका पर्पस क्या है कि हम चेक कर सकें कि कोई इडियोसिंक्रेसी तो नहीं है, मतलब कि कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई ऐसा अजीब सी रिएक्शन तो नहीं आ रही है ना, इडियोसिंक्रेसी तो नहीं आ रही, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रही इस दवाई की कोई इडियोसिंक्रेसी तो नहीं है, इस दवाई का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं है, ये दवाई बच्चों में तो कोई दिक्कत नहीं दे रही, प्रेग्नेंट वुमेन में तो कोई दिक्कत नहीं दे रही, ये सारी चीजें चेक करनी है। बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है, इडियोसिंक्रेसी नहीं है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। और ये सारी चीजें चेक होती है फेज 4 में। फेज 4 को बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, सांस ले लेता हूं मैं, यहां तक क्लियर हो गया। वो क्या है कि जोश में ना सांस लेना भूल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मार्केट में आ गई दवाई, तो मार्केट में दवाई आने के बाद क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस होता है, हम दवाइयों पे नजर रखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब एक बात और, इन विट्रो इन विवो टेस्ट को भी हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम ड्रग का पता कर सके, है ना। इन विट्रो मतलब कि लेबोरेटरी में, इन विवो मतलब कि इंसानों पे। और हम क्या चेक करते हैं, म्यूटाजेनेसिटी तो नहीं हो रही, कार्सिनोजेनेसिटी तो नहीं हो रही, टेराटोजेनेसिटी तो नहीं हो रही। टेराटोजेनेसिटी मतलब क्या होता है कि भाई जो दवाई है वो दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में तो नहीं जा रही, टेराटोजन का काम तो नहीं कर रही, टेराटोजेनिसिटी, है ना, टेराटोजेनिसिटी, ध्यान से सुन लो। नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसी एक्टिविटी कि जो पेशेंट से रिलेटेड नहीं है, जो मेडिकल प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है, वो पेशेंट का नाम पता नंबर दर्ज करना, तो वो पेशेंट को क्या फायदा उससे, है ना, डॉक्टर के भी काम नहीं आ रही, पर वो रिकॉर्ड रहना भी चाहिए। तो ध्यान से सुनो, डेफिनेशन बहुत बढ़िया है। नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी रेफर टू टास्क और रोल इन हेल्थ केयर, एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा रोल है हेल्थ केयर में दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पेशेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, साथ ही साथ हमारे मेडिकल प्रोसीजर से भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पर दिस एक्टिविटीज आर इसेंशियल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग बढ़िया रहे, इसलिए ये जरूरी भी है। पर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पेशेंट से, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है हमारे मेडिकल प्रोसीजर से, पर ये जरूरी है। जैसे कि पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना, शेड्यूल करना, या फिर आप बोलो स्केड्यूलिंग करना, और ऑर्गेनाइजिंग अपॉइंटमेंट को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम करते हैं लोग, तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी, मेडिकल बिलिंग के लिए भी, सब चीज के लिए चाहिए ना, इंश्योरेंस क्लेम करना, मेडिकल बिलिंग करना, प्रिस्क्रिप्शन बनाना, ये सब भी तो हॉस्पिटल में ही होता है ना। तो उन सब चीजों के लिए आती है नॉन क्लिनिकल एक्टिविटी, दीज आर द नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज। उसके बाद आपको दे रखा है रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क टू पेशेंट, स्टाफ और द इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट देम। हम पहले तो देखेंगे कि रिस्क कौन सी है, क्या रिस्क हो सकती है, आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करो कि पेशेंट के लिए क्या रिस्क है, स्टाफ के लिए क्या रिस्क है, इंस्टीट्यूशन के लिए क्या रिस्क है। ठीक है, और जब हमें रिस्क पता लग जाए तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है, पहले तो रिस्क को पता लगाना है, रिस्क को पता लगाना है किस किस के लिए, पेशेंट के लिए, स्टाफ के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर हमें क्या करना है, जब हमें रिस्क पता लग गई तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी है जिससे वो रिस्क जो है कम हो जाए, मिटिगेट हो जाए, मतलब कि रिड्यूस हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्रूटमेंट, मतलब कि हायरिंग हेल्थ केयर स्टाफ सच एज नर्सेज, मेडिकल असिस्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर। अब देखो ये सारा काम अस्पताल में चलता रहेगा, रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, बिलिंग होगी, है ना, इंश्योरेंस क्लेम होगा, नए नए लोग आएंगे, नए नए डॉक्टर आएंगे, नए नए स्टाफ आएगा, नए नए फार्मासिस्ट आएंगे, मेडिकल असिस्टेंट आएंगे, नर्सिंग ऑफिसर आएंगे, नर्सेज आएंगी। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलेगी, तो ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए बैकग्राउंड में। पर क्या ये सारी चीजें पेशेंट के केयर से डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या? नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो है ना, क्योंकि डॉक्टर अगर ट्रेंड होगा तो पेशेंट सही होगा, डॉक्टर अगर अच्छा आएगा हॉस्पिटल में तो पेशेंट सही रहेगा, डॉक्टर की हिस्ट्री रहेगी तो सही रहेगा। तो डायरेक्टली तो नहीं, पर इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व है हमारे पेशेंट की केयर से। तो इस तरह से 2 मार्क्स में आता है, ज्यादा नहीं आता, पर फिर भी मैंने बहुत बता दिया है, कंटेंट आपके सामने सफिशिएंट है, अच्छा खासा है, देखो, है ना, इतना ही काफी है। अब उसके बाद एक डिफरेंस दे रखा है आपको कि इनोवेटर ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स में क्या फर्क होता है। तो देखो सीधी सी बात है, इनोवेटर ड्रग में आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जो बना रहा है बेचारा, जिसने इतना प्री क्लिनिकल ट्रायल किया, क्लिनिकल ट्रायल किया, इतना पैसा लगाया, जितना इतना टाइम लगाया, और उसके बाद उसने ड्रग को मार्केट में लॉन्च किया, तो वो होता है इनोवेटर। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट, उसकी दवाई कैसी होगी, पेटेंट से प्रोटेक्टेड होगी। उसके बाद लिखा है सप्लाई बाय सिंगल कंपनी। अब एक बात बताओ, मैंने बनाया, मेरी कंपनी ने बनाया, तो मैं ही तो बेचूंगा, और कौन बेच सकता है? मैं ही रेट डिसाइड करूंगा
कि भाई इतने रुपए में बेचूंगा क्योंकि मैंने बनाया, मैंने डिस्कवर किया, तो मैं रेट डिसाइड करूंगा, मैं ही पेटेंट लूंगा और मेरी ही कंपनी बेचेगी। तो यहाँ पे क्या 3 पॉइंट हो गए, मेरी कंपनी बेचेगी, मैं ही रेट डिसाइड करूंगा और यहां पर मेरे नाम पे ही पेटेंट होगा। प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट, सप्लाइड बाय सिंगल कंपनी, ठीक है, मतलब कि जो पेटेंटेड कंपनी है। और देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ड्रग प्राइस आर डिसाइडेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसके पास पेटेंट है। उसके बाद है कि फर्स्ट वर्जन सोल्ड बाय इनोवेटर, वही बेचेगा। फर्स्ट वर्जन कौन बेचेगा? जिसने बनाया है, जो इनोवेटर है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम में बिकती है ड्रग, जैसे कि मान लीजिए अमोक्सिसिलिन है, तो उसका ब्रांड नेम क्या है? एमोक्सिल। वैसे ही कई ड्रग्स के ब्रांड नेम होती है, ब्रांड नेम से बिकती है ड्रग्स, ठीक है। इनिशियली मार्केटेड एज अ न्यू केमिकल एंटिटी, मार्केट में तो नई केमिकल एंटिटी ही आई है, तो वही सारी चीजें लिखी है। तो आपको डिफरेंस पूछा है कि इनोवेटर और जेनरिक में क्या फर्क है। नाम से पता लग रहा है इनोवेटर का मतलब क्या हो गया? जिसने पहली बनाई। अब जिसने बनाई वही पेटेंट करेगा, वही बेचेगा, वही रेट डिसाइड करेगा, वो पहली केमिकल एंटिटी होगी, पहला ड्रग ही इनोवेटर के द्वारा सेल होगा। और ये भी लिख देना कि यहाँ पर अप्रूवल भी चाहिए होती है इनोवेटर को, जैसे अपनी INDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल होती है, NDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, FDA जो है अप्रूवल देता है ना, सारी चीजें होती है, क्लिनिकल प्री क्लिनिकल सारी चीजें करनी पड़ती है इनोवेटर को। तो क्या आपकी जो जेनरिक ड्रग है वहां पे कोई प्री क्लिनिकल होता है क्या? नहीं होता। क्लिनिकल होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे ना हम कि इनोवेटर में प्री क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल में 5 फेज होते हैं, दुनिया भर की बातें लिख सकते हैं। इनोवेटर में तो शुरू से अभी तक जो कहानी पड़ी वो सारी है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। देखो इधर इनोवेटर के लिए INDA NDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, US FDA से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं जेनरिक ड्रग्स की। जेनरिक ड्रग्स का सीधा सा फंडा है, अगर मार्केट में कोई ड्रग थी और उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो इसका फॉर्मूला लिया और अपन ने बनाना शुरू कर दिया। तो जेनरिक ड्रग्स जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती है, ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी बनाएगी, बहुत सारी कंपनी बना सकती है। जेनरिक ड्रग सेफ होती है, पहली बात ये ध्यान से सुन लो कि जेनरिक ड्रग सेफ होती है। अब जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल दिमाग में बांध लेना बात को, वही एग्जाम में लिखना है कि जेनरिक ड्रग और इनोवेटर ड्रग में क्या फर्क है। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसों का फर्क है। कैसे? इनोवेटर ड्रग पे प्री क्लिनिकल क्लिनिकल हुए, जेनरिक ड्रग पे नहीं हुए, इसलिए ये सस्ती है। अब जैसी इसकी ड्रग है इनोवेटर की, जिसने इसने बनाई थी, जो भी इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट है, जो भी इसकी बायोअवेबिलिटी है, जो भी इसकी पोटेंसी, थेरेपेटिक एफिकेसी, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, मिनिमाइज है तो मिनिमाइज ही सही, जो भी हूबहू एग्जैक्ट कॉपी होती है जेनरिक ड्रग, हूबहू, बस सस्ती है। तो अच्छी है, सस्ती है, प्रीफर करा करो। देखो, लो कॉस्ट वर्जन ऑफ ब्रांड, वेरी अफोर्डेबल फॉर पुअर पीपल, प्रोड्यूस बाय जेनरिक कंपनीज, कॉपीज ऑफ इनोवेटर, इनोवेटर की कॉपी करते हैं, प्रोड्यूस ओनली आफ्टर व्हेन ओरिजिनल एक्सपायर, पता ही है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी दे फुलफिल द ब्रांडेड ड्रग, सेम एफिकेसी भी वही, सेफ्टी भी वही। ड्रग प्राइसेस कम होती है, जेनरिक कंपनी डिसाइड करती है, कम होती है ऑब्वियसली। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेल कोई भी कर सकता है अलग अलग, जिसके पास है, जिसने बनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है जेनरिक में। अब जेनरिक का कंसेप्ट समझना, मेन तो वो है। अब यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन दे रखी है, जैसे सबसे पहले है इनोवेटर ड्रग। इनोवेटर ड्रग क्या होती है? इनोवेटर मतलब नई। इनोवेटर ड्रग इज द फर्स्ट ड्रग क्रिएटेड कंटेनिंग इट्स स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब कि एक नई ड्रग आई है मार्केट में, उसका अलग अपना स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो वो हो गई आपकी इनोवेटर ड्रग। उसके बाद लिखा है व्हेन अ न्यू ड्रग इज फर्स्ट मेड ड्रग पेटेंट यूजली विल बी एक्वायर्ड बाय द फाउंडिंग कंपनी। अगर किसी कंपनी ने कोई नई ड्रग बनाई है तो उसको पेटेंट ले लेना चाहिए। पेटेंट लगभग 20 साल का होता है, ठीक है। अब आ जाओ सिमिलरिटीज देखते हैं कि जेनरिक ड्रग और आपकी जो ड्रग है इनोवेटर ड्रग, इनोवेटर मतलब जो बनाई है, बड़ी मेहनत करी है, जेनरिक मतलब कि फॉर्मूला कॉपी किया है, तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटीज है? सब कुछ सिमिलर है, एक्टिव इंग्रेडिएंट सिमिलर है, डोज सिमिलर है, थेरेपेटिक इफेक्ट सिमिलर है, साइड इफेक्ट सिमिलर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है रेनिटिडिन HCl, मेफेनेमिक एसिड और पिरोक्सिकेम, ये सारे क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब इसका जो इनोवेटर ड्रग है, मतलब कि ये ड्रग, इसका जो मार्केट में ड्रग आया था शुरू में नया, तो रेनिटिडिन HCl का आया था आपका ज़ेंटेक, मेफेनेमिक एसिड का आया था आपका पोंस्टेन और पिरोक्सिकेम का आया था आपका फेल्डेन। ये सारे इनोवेटर ड्रग है जो कि मार्केट में पहली बार आए थे, ठीक है। इस ड्रग के इनोवेटर फॉर्म है। अब उसके बाद जब इनका पेटेंट एक्सपायर हो गया, यहाँ पे 3 कंपनी थी, 1 2 3, इन तीनों कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो गया 20 साल बाद, तो लोगों ने फायदा उठाया, फॉर्मूला लिया और बनाना शुरू कर दिया। यही ड्रग लिया सेम, ठीक है, और इसका बना दिया जेनरिक ड्रग, जिसका नाम रख दिया एक्सटेक।
फिर यही ड्रग लिया सेम, इसका बना दिया जेनरिक ड्रग जिसका नाम लग दिया मेफटेब। फिर यही ड्रग लिया सेम, इसका बना दिया जेनरिक ड्रग, इसका नाम लग दिया एपोपिरोक्सिकेम। क्लियर? ये एग्जांपल हो गए। अब आगे चलते हैं कंसेप्ट ऑफ जेनरिक। तो जेनरिक ड्रग क्या होती है, अब ध्यान से सुनते जाना। वैसे तो आपको पता है कि जेनरिक ड्रग वो ड्रग होती है जो एग्जैक्ट सिमिलर होती है इनोवेटर ड्रग के। जेनरिक ड्रग में प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल का पैसा नहीं लगता। जेनरिक ड्रग सस्ती होती है। जेनरिक ड्रग तभी हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं जब किसी पुरानी कंपनी का जो इनोवेटर ड्रग थी उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाए। जेनरिक ड्रग और जो इनोवेटर ड्रग है वो हूबहू सिमिलर होती है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, उसके साइड इफेक्ट में, उसकी टॉक्सिसिटी में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके स्टेबिलिटी में, उसके बायोइक्विवेलेंस में, उसकी बायोअवेलेबिलिटी में, उसके फार्मास्यूटिकल में, सब कुछ एग्जैक्ट सिमिलर। डोज, एपीआई, सब कुछ सिमिलर। वही लिखा है इक्विवेलेंट, मतलब कि बिल्कुल बराबर होती है डोज से, स्ट्रेंथ से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्वालिटी से। कैसे चेक कर लो, कैसे भी चेक कर लो, जेनरिक ड्रग इनोवेटर ड्रग के बराबर होगी तभी सरकार अप्रूव करेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई ड्रग थी, इस ड्रग का 20 साल हो गया, पेटेंट खत्म हो गया, अब इस ड्रग को और कंपनियां बनाना चाह रही है, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां बनाना चाह रही है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार जैसे ही मान लो ये सरकार आदमी खड़ा है, ये बोल रहा है कि भाई तुम बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम बनाओ, पर हूबहू ये चाहिए सेम एपीआई, सेम बायोइक्विवेलेंस, सेम स्टेबिलिटी, सब कुछ सेम चाहिए। तो जो कंपनी बनाने में सफल होती है सरकार उसको अप्रूव कर देती है, और जो कंपनी बनाने में सफल नहीं होती वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहां पर भी एक कंपटीशन आ गया कि सारी कंपनियां तो बना सकती है पर कौन एग्जैक्ट बनाएगा उसकी ही जाएगी मार्केट में। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, generic drug is required to be identical or bioequivalent to their brand name with respect to pharmacokinetic and pharmacodynamic property। मैंने बोला कि जेनरिक ड्रग जो है सेम होनी चाहिए, फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अगर मुझे, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई वॉन्ट टू लॉन्च जेनरिक ड्रग इनटू द मार्केट, मुझे जेनरिक ड्रग को मार्केट में लॉन्च करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर आपको सारी चीजें सेम करनी पड़ेगी, आइदर बायो अवेबिलिटी, आइदर टॉक्सिसिटी, आइदर साइड इफेक्ट, आइदर पोटेंसी, आइदर थेरेपेटिक एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी, है ना, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सब कुछ सेम। ठीक है भाई, तैयार है, हम कॉपी तो करनी है, कॉपी करने में तो एक्सपर्ट है। ठीक है, जेनरिक ड्रग अप्रूवल प्रोसेस करना है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड मोर देन 32,000 हो गया क्या? नहीं 32,000 जेनरिक। बट हाउ द अप्रूवल प्रोसेस वर्क, यहाँ पे लिखा है कि जो एफडीए है ना, एफडीए ने 32,000 जेनरिक ड्रग को अप्रूवल दी है। कितनी? 32,000 जेनरिक ड्रग को अप्रूवल मिल चुकी है। पर ये अप्रूवल मिलती कैसे? फिर नीचे लिखा है द मैन्युफैक्चरर डेवलप जेनरिक ड्रग ओनली आफ्टर पेटेंट इज एक्सपायर्ड। पता है, और एफडीए अप्रूवल मैन्युफैक्चर मस्ट मीट सेवरल रिक्वायरमेंट। अब देखो एफडीए से अप्रूवल चाहिए तो कुछ सेवरल रिक्वायरमेंट से वो फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? द जेनरिक ड्रग मस्ट बी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसी, इनोवेटर के सेम होनी चाहिए हमारी जेनरिक ड्रग। कैसे सेम होनी चाहिए? फार्मास्यूटिकली सेम होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसके बाद ड्रग सेम इफेक्ट करे, सेम एक्शन दे, सेम पोटेंसी की हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम हो, मैन्युफैक्चरर मस्ट डू स्टेबिलिटी टेस्ट, वो भी सेम होने चाहिए, शेल्फ लाइफ भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। ऑनसेट ऑफ एक्शन, पोटेंसी, शेल्फ लाइफ, बायोअवेबिलिटी, फार्मास्यूटिक इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो एप्लीकेंट फॉर जेनरिक ड्रग, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मैं जेनरिक ड्रग लॉन्च करने वाला हूँ। मैंने बना ली, मैंने पूरी तैयारी से बनाई, मैंने आप जो बोला ना सब पूरा तैयार करा, उसके बाद मैंने बना ली जेनरिक ड्रग। अब मैं मार्केट में जाने वाला हूँ। तो मार्केट में जाने के लिए मेरे को सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार को एप्लीकेशन फॉर्म देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन फॉर्म का नाम है ANDA, एंडा वेंडा नहीं है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग अप्रूवल। एब्रीविएटेड, दिस इज एब्रीविएटेड। ठीक है, तो अगर जेनरिक ड्रग को मार्केट में लाना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? ANDA। ANDA स्टैंड फॉर एब्रीविएटेड न्यू ड्रग अप्रूवल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल है, कंप्लीट है, एकदम बढ़िया, एकदम कंप्लीट है, तो फिर इसको रिव्यू कौन करेगा? इसको रिव्यू करेंगे OGD एंड CDER, मतलब कि ऑफिसर ऑफ जेनरिक ड्रग। OGD का मतलब क्या हो गया? ऑफिसर ऑफ जेनरिक ड्रग। CDER का मतलब क्या हो गया? ये जो CDER है इसका मतलब हो गया सेंट्रल ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। तो इसको रिव्यू मतलब कि चेक कौन करेगा हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को? OGD एंड CDER। ठीक है, ऑफिसर फॉर जेनरिक ड्रग एंड सेंट्रल ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च।
और अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रिजेक्ट कर देंगे और एप्लीकेंट को वापस भेज दिया जाएगा। क्लियर है? आगे चलो, रिव्यू में क्या क्या चेक करोगे आप? अब रिव्यू करते हैं ना, मैंने आपको बोला ना रिव्यू करेंगे, जैसे कि ओजीडी मतलब कि ऑफिसर फॉर जेनरिक ड्रग, सीडी या सेंट्रल ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, ये रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में क्या क्या चेंज करेंगे, चेक करेंगे? रिव्यू में चेक करेंगे ये बायो इक्विवेलेंस, कि आपका जो ड्रग है वो बायो इक्विवेलेंट है कि नहीं है इनोवेटर से। प्लांट इंस्पेक्शन रिव्यू, आपका जो प्लांट है ना उसका इंस्पेक्शन होगा कि ये जो प्लांट है यहाँ पर सही से मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है क्या, ये प्लांट जीएमपी को फॉलो कर रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को, क्या यहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट है, क्या यहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई है, क्या यहाँ पर सैनिटेशन है, हाइजीन है, क्या यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, क्या यहाँ पर लाइटनिंग प्रॉपर है, क्या यहाँ पर स्टाफ अच्छा है, एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है, हाईली एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री रिव्यू होगी, लेवल रिव्यू होगा कि जो पुरानी ड्रग थी उसका लेवल तो एकदम साफ है, अच्छा है, सारी चीजें लिखी है, पर तुम्हारा लेवल तो बड़ा गंदा सा है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा करो इसको, लेवल रिव्यू करेंगे, है ना। तो बायो इक्विवेलेंस रिव्यू, प्लांट इंस्पेक्शन रिव्यू, केमिस्ट्री रिव्यू, लेवल रिव्यू, ये सारे रिव्यू होने के बाद आपको ओवरऑल रिव्यू यस हो जाता है। ठीक है, तो आपका आगे बढ़ता है प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन पे। कहां पे आगे बढ़ता है? प्री अप्रूवल। सर अभी तक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ? हाँ, प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ। अब देखो, प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन होगा, अगर वो ठीक है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव्ड है, अगर वो ठीक नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिनाइड है। एफडीए इंस्पेक्ट करेगी, एफडीए चेक करेगी, प्री अप्रूवल वगैरह सारी चीजें एफडीए चेक करेगी। यहाँ पर देखेगी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी है, एरिया है, वो सब सही है, स्टाफ सही है, प्रॉपर बन रहा नहीं बन रहा, सारी चीजें चेक करेगी। फिर आता है जेनरिक ड्रग डेवलपमेंट, वही ड्रग का डेवलपमेंट करना। अब ड्रग का डेवलपमेंट करना है तो पहले तो जेनरिक ड्रग के बारे में सारी कहानी लिख देना, लिख दोगे ना, बहुत अच्छे से लिख दोगे। अब उसके बाद ये बनाना कि कुछ स्टेप्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूं कि मेरी जेनरिक ड्रग जो है मार्केट में जाए, तो पुरानी स्टेप्स तो मुझे फॉलो करनी ही है। साथ ही साथ मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरी जेनरिक ड्रग मार्केट में जानी चाहिए तो मैं हूं मैन्युफैक्चरर जो कि जेनरिक ड्रग बना रहा हूं, तो मैन्युफैक्चरर को कुछ बातें ध्यान रखनी है अगर उनको जेनरिक ड्रग का डेवलपमेंट करना है। तो क्या ध्यान रखनी है सर? कि सारी डेवलपमेंट जो है जीएमपी के अकॉर्डिंग हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हो। सारा डाटा आपको लिख कर रखना है। कब आपने जेनरिक ड्रग का फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया, जेनरिक ड्रग के फॉर्मुलेशन में क्या क्या दिक्कतें आई, जेनरिक ड्रग के फॉर्मुलेशन में कौन सा स्टाफ था, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करे, इक्विपमेंट कैलिब्रेट थे, प्रॉपर थे, स्टेराइल थे, एरिया प्रॉपर था, स्टेराइल था, कैलिब्रेट था, आपका जो एनवायरमेंट है वो प्रॉपर था, हाइजीन था, सैनिटेशन मेंटेन थी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, टीम कौन सी थी, टीम में कितने मेंबर थे, मेंबर क्वालिफाइड थे, स्किल थे, ट्रेन थे, मेंबर में किसी को बीमारी तो नहीं हुई, कोई काम बीच में तो छोड़ के नहीं गया। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी आपको लिखनी होती है ना। जैसे कि सबसे पहले क्या फॉलो करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को कि भैया मार्केट में जो ड्रग है अगर उसका पेटेंट एक्सपायर होगा तो ही मैं बनाऊंगा। तो द मैन्युफैक्चरर मस्ट कंफर्म दैट द ओरिजिनल ब्रांड ड्रग पेटेंट इज एक्सपायर्ड। जो ओरिजिनल मार्केट में ड्रग थी उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ, कंफर्म हुआ मेरे को, तो ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें चेक करनी है? फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, जैसे कि सेम एपीआई हो, है ना, सेम स्ट्रेंथ हो, सेम डोज हो, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब कुछ सेम 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 सेम। ठीक है, एक्सिपिएंट सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम वाली बात लिखी है। फिर आपका बायो इक्विवेलेंस स्टडी, जैसे कि आपको इन विवो स्टडी करनी है, इन विट्रो स्टडी करनी है। इन विवो इन विट्रो में क्या होता है? अब वापस मेरे को बोलना पड़ेगा, हमारा एक बिहारी दोस्त था वो ऐसे बोलता था, इन विवो इन विट्रो, ऐसे बोलता था। तो हमें यहाँ पे क्या स्टडी करनी है? इन विवो स्टडी करनी है, इन विट्रो स्टडी करनी है। तो इन विवो में हम क्या करेंगे? टिपिकली ये क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्विंग हेल्थी वॉलेंटियर। इन विवो में हमें क्या करना होता है? विवो मतलब कि वॉलेंटियर लेना पड़ेगा और उस बंदे के अंदर ड्रग इंजेक्ट करेंगे, एक तो इनोवेटर ड्रग और एक हमारी जेनरिक ड्रग। एक बंदे के अंदर तो इनोवेटर, एक बंदे के अंदर जेनरिक। फिर हम ये देखेंगे कि इसके प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है समय के साथ, जैसे 30 मिनट के बाद कितना है, 1 घंटे में कितना है। तो दोनों में सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों का ऑनसेट ऑफ एक्शन, दोनों की पोटेंसी, दोनों का सब कुछ सेम होना चाहिए। तो जो इनोवेटर का है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वही आपके जेनरिक ड्रग्स का भी होना चाहिए। फिर इन विट्रो स्टडी होती है, लेबोरेटरी में होती है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें यहाँ पर सारी चीजें सही करनी है, सेम करनी है। जैसे सी मैक्स हो गया, टी मैक्स हो गया, आपने पढ़ा है ना ये मत बोलना सर कुछ नहीं पढ़ा भूल गए। देखो इसको ध्यान से, ये सी मैक्स है आपका, ये टी मैक्स है आपका, ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, ये आपका स्टार्टिंग का डोज है, यहाँ से एक्शन आना शुरू हुआ है। पता है ना सारी चीजें? उम्मीद है पता होंगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट,
वही है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं वो सारे टाइम टू टाइम हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि शुरू में क्वालिटी अच्छी थी बाद में बिगाड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बराबर मैन्युफैक्चरिंग हो, लोगों की डिमांड पूरी हो, लोगों की सप्लाई पूरी हो, जितनी चाहिए उतनी बनाओ, अच्छी क्वालिटी की बनाओ, टाइम पे बनाओ। फिर ANDA। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको ANDA का अप्रूवल चाहिए, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे जेनरिक ड्रग बना के मार्केट में निकालनी है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि ANDA से अप्रूवल लेना, मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना इसको भर के अप्रूवल लेना, एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर फिल कर अप्रूवल लेना सरकार से, FDA से। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरा जो ड्रग है वो बायो इक्विवेलेंट हो, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट हो, उसकी केमिस्ट्री इक्विवेलेंट हो, साथ ही साथ उसकी लेबलिंग प्रॉपर हो, ड्रग का कंपोजिशन एक जैसा हो, ठीक है, स्टेबिलिटी डाटा एक जैसा हो, तो वो सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद GMP वाली बातें, GMP में आप अथा लिख सकते हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बहुत करी हमने, है ना। फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, यहाँ पर हमें प्यूरिटी, पोटेंसी, डिसोल्यूशन, आइडेंटिटी टेस्टिंग, मतलब कि जैसे मान लीजिए इनोवेटर ड्रग है, ये हमारी जेनरिक ड्रग है, तो इनोवेटर में वो ही ड्रग है ना जो हमारी जेनरिक में ड्रग है, ड्रग भी सेम होनी चाहिए, API भी सेम होना चाहिए, वो भी चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी टेस्टिंग। फिर प्यूरिटी की टेस्टिंग, पोटेंसी की टेस्टिंग, डिसोल्यूशन की टेस्टिंग के जो ड्रग है वो कितना अच्छे से डिसोल्व हो रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए एकदम, इनोवेटर और जेनरिक। तो ये सारी चीजें आपके ड्रग डेवलपमेंट में आती है। तो आई होप मैंने आपको इस लेक्चर को, इस यूनिट को इतने अच्छे से करा दिया कि ये आपका पेन और ये आपकी कॉपी और आप बस कहानी लिखना शुरू कर दोगे ना। कमेंट सेक्शन में बता देना, देखो बहुत मेहनत करी आपके लिए, है ना। पूरी यूनिट निपटाइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर फोड़ देंगे फाड़ देंगे पेपर को, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपेट का। लेक्चर तो खत्म हो गया पर 2 मिनट और देख लो, क्या पता फायदेमंद हो कभी। बल्किंग एजेंट यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन में बल्किंग एजेंट कौन सा होता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब पेरेंटल प्रिपरेशन आपको पता है कि बहुत ही रिस्की प्रिपरेशन होती है, इस कंडीशन में किसी भी तरह का पायरोजन इसमें नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस प्रिपरेशन में कोई बल्किंग एजेंट चाहिए, तो सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ये तो नहीं है क्योंकि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद है कार्बोलिक एसिड, तो मैंने आपको 11-12 में बताया था कि फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड एक तरह का बफरिंग एजेंट है और इसमें यूज नहीं करेंगे हम पेरेंटल प्रिपरेशन में, क्योंकि ये तो अपने डिसइंफेक्टेंट वगैरह में होता है ना, 0.2% फिनोल, 1% फिनोल, नहीं करेंगे। फिर सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल एक तरह का बल्किंग एजेंट होता है। बेंजाइल अल्कोहल, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, ये भी बताया था मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी में, ये वाली बात और ये वाली बात, दोनों बातें माइक्रोबायोलॉजी में बता रखी। तो सॉर्बिटोल इज द राइट आंसर कि ये एक बल्किंग एजेंट है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या काम करता है पेरेंटल प्रिपरेशन में, एंटीऑक्सीडेंट का। ये क्या काम करता है, ये भी किसी काम का नहीं है, डिसइंफेक्टेंट है, इसको गलत दे दिया यहाँ पे। बेंजाइल अल्कोहल एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। बचा क्या, सॉर्बिटोल बल्किंग एजेंट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 2 को। कोशिश पूरी करूंगा एक सिंगल लेक्चर में, और अगर नहीं हो पाती है तो 2 लेक्चर में भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।